स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल झार एग्जाम में। आज हम झारखंड की भूगर्भिक संरचना के इस अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय को पूरी डिटेल में समझेंगे। इस वीडियो में हम झारखंड की चट्टानों के प्रकार, उनके निर्माण काल, विस्तार क्षेत्र, खनिज वितरण और राज्य के क्रमिक उत्थान को एक-एक करके विस्तार से पढ़ेंगे। बिल्कुल। किसी भी जगह की जमीन कैसी दिखती है, वहाँ पहाड़ है या मैदान, ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी जमीन के नीचे मतलब उसकी भूगर्भिक संरचना कैसी है। हाँ, और इसी से हमें चट्टानों के बारे में, उनकी प्रकृति के बारे में सब कुछ पता चलता है। तो अगर हम झारखंड की बात करें तो यहाँ की संरचना को मोटे तौर पर 5 हिस्सों में बांटा गया है। 5 हिस्से। सबसे पहले तो आर्कियन कालीन चट्टानें होंगी, है ना? हाँ, आर्कियन कालीन, फिर विंध्यन क्रम की चट्टानें, गोंडवाला क्रम की चट्टानें और राजमहल ट्रैप। और आखिर में जो सबसे नई है, नवीनतम जलोढ़। चलिए तो फिर बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। ये चट्टानें बनती कैसे हैं? मतलब जो आग्नेय चट्टानें होती हैं। देखिए, इसका सीधा संबंध ज्वालामुखी से है। हाँ, धरती के अंदर जो पिघली हुई चट्टानें हैं, जिसे हम मैग्मा कहते हैं, हाँ, मैग्मा। जब वो मैग्मा जमीन के अंदर ही धीरे धीरे ठंडा होके जम जाता है तो उससे ग्रेनाइट चट्टान बनती है। अच्छा, ये हुआ जमीन के अंदर। हाँ। और अगर वही मैग्मा लावा बनकर बाहर आ जाए तो तब वो तेजी से ठंडा होता है और बेसाल्ट चट्टान बनाता है। तो एक ही स्रोत पर प्रक्रिया अलग होने से चट्टान भी अलग हो गई। बिल्कुल। और एक तीसरी चीज भी होती है, रूपांतरण। जब यही ग्रेनाइट जैसी चट्टानें बहुत ज्यादा गर्मी और दबाव में आती हैं तो उनका रूप बदल जाता है और वो नीस बन जाती हैं। हाँ, जैसे बंगाल नीस या छोटा नागपुर नीस। एकदम सही। अब इसी बेसिक जानकारी के साथ हम झारखंड की कहानी में उतरते हैं। तो सबसे पहले आर्कियन कालीन चट्टानें। ये तो वो चट्टानें हैं जो तब बनी जब पृथ्वी खुद एक आग का गोला थी और बस ठंडी हो ही रही थी। बनिए, ये सबकी जनक है। और इनका फैलाव तो मतलब लगभग पूरे झारखंड में है, करीब 90% हिस्से पर। हाँ, राज्य का 90% भूभाग इन्हीं से ढका है। आप रांची, गुमला, सिमडेगा कहीं भी चले जाइए, ये आपको मिलेंगी। और एक और मजेदार तथ्य है, झारखंड के लगभग 85% भूभाग पर आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों का ही विस्तार है। वाह! तो इन आर्कियन चट्टानों में क्या-क्या आता है? इसमें मुख्य रूप से ग्रेनाइट और नीस है, और जो दूसरा क्रम है, धारवाड़ क्रम, उसमें प्रचुर मात्रा में लौह अयस्क मिलता है। अच्छा, और बेसाल्ट चट्टानों का आपने जिक्र किया था? हाँ, बेसाल्ट चट्टानें भी मिलती हैं, खासकर रांची और सिंहभूम के बॉर्डर वाले इलाके में दलमा श्रेणी के रूप में। ठीक है, तो आर्कियन चट्टानों के बाद बनी धारवाड़ क्रम की चट्टानें, ये कैसे बनी? ये प्रकृति के एक तरह के रिसाइकलिंग का नतीजा है। जब आर्कियन चट्टानों पर लाखों साल तक हवा, पानी का असर हुआ, तो वो टूटने और घिसने लगी। इसे अपरदन कहते हैं। हाँ, अपरदन। और फिर उस मलबे को नदियों ने बहाकर कहीं और जमा कर दिया, जिसे निक्षेपण कहते हैं। इसी से ये परतदार चट्टानें बनी। परतदार चट्टानें। और इनका नाम धारवाड़ क्यों है? क्योंकि इनकी खोज सबसे पहले कर्नाटक के धारवाड़ जिले में हुई थी, लेकिन झारखंड के लिए ये सोने की खान है। सोने की खान? मतलब? इनमें लोहा इतनी ज्यादा मात्रा में है कि इन्हें लौह अयस्क की श्रृंखला या आयरन ओर चेन ही कहा जाता है। अरे वाह! लौह अयस्क की श्रृंखला। तो झारखंड का जो पूरा सिंहभूम क्षेत्र है, जो लोहे के लिए इतना प्रसिद्ध है, वो इन्हीं चट्टानों की देन है। सिर्फ लोहा ही नहीं, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, सिमडेगा, दक्षिण पूर्वी रांची, इस पूरे बेल्ट में आपको तांबा, काइनाइट, क्रोमाइट, यूरेनियम, चांदी, मैंगनीज, निकल, बॉक्साइट, सोना क्या नहीं मिलता। मतलब धात्विक खनिजों का पूरा खजाना ही है। बिल्कुल। इसीलिए इसे धात्विक खनिजों का भंडार गृह कहते हैं। लेकिन इसमें एक दिलचस्प बात है। वो क्या? इसी धारवाड़ क्रम की चट्टानें आपको हजारीबाग, कोडरमा क्षेत्र में भी मिलेंगी, लेकिन वहां लोहा नहीं मिलता। अच्छा, तो वहां क्या मिलता है? वहां माइका शिस्ट मिलता है, यानी अभ्रक। ये दिखाता है कि एक ही समय की चट्टानों में भी क्षेत्रीय बनावट से कितना अंतर आ सकता है। ये तो बहुत रोचक बात है। लेकिन एक सवाल मन में आ रहा है, इन आर्कियन और धारवाड़ दोनों ही तरह की चट्टानों में जीवाश्म क्यों नहीं मिलते? बहुत अच्छा सवाल है। इसका जवाब बहुत सीधा है। जब ये चट्टानें बन रही थी, तब पृथ्वी पर जीवन का विकास हुआ ही नहीं था। मतलब कोई पेड़ पौधे, जानवर थे ही नहीं? थे ही नहीं। चारों तरफ बस लावा, चट्टानें और पानी था। जीवन तो बहुत बहुत बाद में आया, इसीलिए ये जीवाश्म रहित है। समझ गया।
तो आर्कियन आधार बना, फिर धारवाड़ ने खनिज भर दिए। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आया विंध्यन क्रम का दौर। ये प्री कैम्ब्रियन काल में बनी। और ये झारखंड में कहाँ मिलते हैं? ये बहुत ही सीमित क्षेत्र में है। झारखंड के उत्तर पश्चिमी भाग में गढ़वा जिले में, जहां सोन नदी बहती है। वो असल में रोहतास पठार का ही दक्षिणी हिस्सा है। और इन चट्टानों की क्या खासियत है? ये भी अवसाद से बनी है, मतलब सेडिमेंट्री है, और ये क्षैतिज है, हॉरिजॉन्टल। इनमें बलुआ पत्थर, क्वार्ट्जाइट और चूना पत्थर मिलता है। चूना पत्थर मतलब सीमेंट उद्योग के लिए महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल, डोलोमाइटिक चूना पत्थर भी मिलता है, और ये भी जीवाश्म रहित है। लेकिन इस शांत से दिखने वाले दौर में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। एक बड़ी घटना? कौन सी? इसी काल के दौरान पारसनाथ की पहाड़ी का उत्थान हुआ था। क्या बात है! मतलब एक तरफ शांत अवसादी चट्टानें बन रही थीं और दूसरी तरफ एक विशाल पहाड़ ऊपर उठ रहा था। हाँ, ये भूगर्भ की दुनिया की ऐसी ही हैरान करने वाली बातें हैं। बिल्कुल। वैसे जो दर्शक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक जरूरी सूचना है। हाँ, जरूर। यदि आप झारखंड के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए झारखंड कंप्लीट स्पेशल नोट्स उपलब्ध है, जो सिर्फ एग्जाम के लिए तैयार किया गया है। इसका ई-बुक फॉर्मेट केवल 149 रुपीज में उपलब्ध है। झारखंड जीके में स्ट्रॉन्ग कमांड बनाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। ये तो बहुत उपयोगी जानकारी है। हाँ, तो चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। विंध्यन के बाद तो झारखंड का सबसे मशहूर अध्याय आता है, कोयला। हाँ, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। ये नाम सुनते ही कोयला दिमाग में आता है। इनका विकास ऊपरी कार्बोनिफेरस से लेकर निचली जुरासिक काल तक हुआ। उस समय पृथ्वी पर बहुत घने जंगल हुआ करते थे, है ना? विशाल जंगल, और तब भूगर्भीय हलचल के कारण जमीन में बहुत बड़ी बड़ी दरारें पड़ी, जिन्हें हम भ्रंश या फॉल्ट्स कहते हैं। और इन्हीं दरारों से दामोदर घाटी बनी। बिल्कुल। दामोदर घाटी एक दरार घाटी यानी रिफ्ट वैली का बेहतरीन उदाहरण है। इसे ऐसे समझिए कि दो समानांतर दरारों के बीच की जमीन नीचे धंस गई। जैसे केक का एक टुकड़ा बीच से नीचे बढ़ जाए। क्या बात है, बिल्कुल सही एनालॉजी है। और उस धसी हुई घाटी में नदियां मिट्टी रेत लाने लगीं और वो विशाल जंगल उसी में दबते चले गए। और फिर लाखों साल के दबाव और गर्मी ने उन जंगलों को कोयले में बदल दिया। आज पूरी दामोदर घाटी में पश्चिम में हुटार से लेकर पूरब में झरिया तक कोयले की जो विशाल परतें मिलती हैं, वो उन्हीं दबे हुए जंगलों की देन है। तो एक भूगर्भीय आपदा ने झारखंड को ऊर्जा का भंडार दे दिया, कह सकते हैं। ये चट्टानें आपको राजमहल की पहाड़ियों, उत्तरी कोयल घाटी और गिरिडीह में भी मिलेंगी। कोयले के बाद क्या झारखंड में फिर से ज्वालामुखियों का दौर आया? राजमहल ट्रैप की कहानी कुछ ऐसी ही लगती है। हाँ, जुरासिक काल में जब डायनासोर घूम रहे थे, तब संथाल परगना क्षेत्र में जमीन की दरारों से बड़े पैमाने पर लावा बहने लगा। मतलब ये कोई विस्फोटक ज्वालामुखी नहीं था? नहीं, ये शांत प्रवाह था। लावा बस दरारों से निकलकर एक के ऊपर एक परत की तरह जमता गया। अच्छा, तभी इसे ट्रैप कहते हैं। ट्रैप का मतलब सीढ़ी होता है। ये लावा की परतें सीढ़ियों जैसी दिखती होंगी। सही पकड़ा। और इसका विस्तार राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्से, मतलब साहेबगंज और पाकुड़ में है। और दक्कन लावा का भी जिक्र आता है। हाँ, उसके कुछ समय बाद क्रिटेशियस से इयोसीन काल तक दक्कन के पठार से जो लावा निकला, उसके अवशेष झारखंड के पाट प्रदेश में मिलते हैं। मतलब गुमला लोहरदगा वाले क्षेत्र में। इन पाट क्षेत्रों की औसत ऊंचाई तो काफी है, शायद 900 से 1100 मीटर। हाँ, लेकिन यहाँ कहानी में एक और बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। वो क्या है? समय के साथ लाखों सालों की बारिश और मौसम ने इन काली बेसाल्ट चट्टानों का अपक्षयन किया, जिसे वेदरिंग कहते हैं। मतलब चट्टानें टूटने घिसने लगी? सिर्फ टूटी घिसी नहीं, रासायनिक रूप से बदल गईं। इस प्रक्रिया ने कठोर लावा को एक नई नरम चट्टान लैटेराइट में बदल दिया। अच्छा। और इसी लैटेराइट के अंदर छिपा था आज का एक और खजाना, बॉक्साइट। कमाल है। मतलब जिस बॉक्साइट से हम एल्यूमिनियम बनाते हैं, वो दरअसल ज्वालामुखी के लावे का ही बदला हुआ रूप है। प्रकृति एक बहुत बड़ी कीमियागर है। ये तो मानना पड़ेगा। और अब आते हैं सबसे नए अध्याय पर, नवीनतम जलोढ़ निक्षेप। हाँ, ये वो परत है जो आज भी बन रही है। स्वर्णरेखा नदी, सोन नदी, ये अपने साथ जो मिट्टी और गाद बहाकर लाती हैं और जमा करती हैं, वही जलोढ़ निक्षेप है। बिल्कुल। ये आपको स्वर्णरेखा की निचली घाटी, सोन नदी घाटी और राजमहल के पूर्वी क्षेत्र में मिलेगा। तो ये तो हो गई चट्टानों की परत दर परत कहानी। लेकिन झारखंड आज जैसा दिखता है,
ये ऊंचे नीचे पठार, ये सीढ़ी नुमा जमीन, ये हमेशा से ऐसा नहीं था। बिल्कुल नहीं। इसके आज के स्वरूप के पीछे टर्शरी भू हलचल की सबसे बड़ी भूमिका है। और ये हलचल जुड़ी है हिमालय के निर्माण से ना। हाँ बिल्कुल। इस महाटक्कर से पहले लंबे अपरदन ने झारखंड को लगभग एक समतल मैदान बना दिया था, जिसे भूगर्भ विज्ञान में संप्राय मैदान या पेनेप्लेन कहते हैं। संप्राय मैदान, इसे और आसान भाषा में कैसे समझेंगे? सोचिए, एक बहुत पुरानी लकड़ी की मेज है जिसे सदियों से बाहर छोड़ दिया गया है। बारिश धूप ने उसे घिसकर लगभग समतल कर दिया है। वो है संप्राय मैदान। और उस पर जो लकड़ी की सख्त गांठें बची रह गईं, जो अभी भी थोड़ी ऊपर उठी हुई हैं, वो है मोनाडनॉक। रांची का पठार एक संप्राय मैदान का बेहतरीन उदाहरण है, और उस पर जो छोटी छोटी पहाड़ियां दिखती हैं वो मोनाडनॉक है। ये तो बहुत अच्छी तरह समझ आया। तो जब हिमालय बना तब इस समतल मैदान का क्या हुआ? उस जबरदस्त दबाव ने इस समतल मैदान को तोड़ा और 3 चरणों में ऊपर उठाया। ये झारखंड के निर्माण की कहानी का क्लाइमैक्स है। 3 चरण। पहला उत्थान कब और कैसे हुआ? पहला उत्थान हुआ इयोसीन ओलिगोसीन काल में। ये वो समय था जब महान हिमालय बन रहा था। टक्कर का झटका इतना जबरदस्त था कि झारखंड का सबसे पश्चिमी हिस्सा यानी पाट प्रदेश, पाट प्रदेश, वो एक चौकोर ब्लॉक की तरह सीधा 1000 फीट ऊपर उठ गया। अविश्वसनीय। मतलब हजारों मील दूर बन रहे माउंट एवरेस्ट ने झारखंड के एक हिस्से को ऊपर उठा दिया। भूगर्भ की दुनिया ऐसी ही एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो ये पहला चरण था। दूसरा उत्थान कब हुआ? दूसरा उत्थान हुआ मायोसीन काल में, जब लघु हिमालय का निर्माण हो रहा था। इस बार रांची और हजारीबाग के पठार ऊपर उठे। कितनी ऊंचाई तक? लगभग 2000 फीट की ऊंचाई तक। तो अब देखिए, एक सीढ़ी जैसी आकृति बन गई। पाट प्रदेश सबसे ऊपर और उससे नीचे रांची और हजारीबाग का पठार। समझ गया। और फिर तीसरा और आखिरी उत्थान? तीसरा उत्थान हुआ प्लायोसीन प्लिस्टोसीन काल में, जब हिमालय की सबसे नई श्रृंखला शिवालिक बन रही थी। और इस बार कौन सा हिस्सा ऊपर उठा? इस बार छोटा नागपुर पठार के बाठी के बाहरी हिस्से यानी उत्तर, पूरब और दक्षिण के क्षेत्र ऊपर उठे, लगभग 3000 से 3600 फीट तक। तो कुल मिलाके हिमालय के 3 चरणों ने झारखंड में 3 अलग-अलग ऊंचाइयों की सीढ़ियां बना दी। बिल्कुल। और ऐसी वजह से झारखंड को पठारों का पठार भी कहा जाता है। वाह, ये तो पूरी कहानी एकदम साफ हो गई। तो अगर हम इसका एक क्विक रिवीजन करें तो सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि झारखंड का 90% भूभाग आर्कियनकालीन चट्टानों से बना है, जो पैतृक चट्टान है। सही है। दूसरा, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, जिन्हें लौह अयस्क की श्रृंखला कहते हैं और जो धात्विक खनिजों का भंडार है। तीसरा, कोयले का सबसे बड़ा भंडार गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मिलता है, खासकर दामोदर घाटी में, जो एक दरार घाटी है। बिल्कुल। चौथा, पारसनाथ पहाड़ी का उत्थान विंध्यन क्रम के समय हुआ था। और राजमहल ट्रैप जुरासिक काल में लावा प्रवाह से बना। और उसी राजमहल ट्रैप के अपक्षयन से लैटेराइट और बॉक्साइट का निर्माण हुआ। और झारखंड का जो पहला उत्थान था वो पाट प्रदेश का था, जो इयोसीन ओलिगोसीन काल में हुआ। हाँ, और रांची का पठार संप्राय मैदान यानी पेनेप्लेन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तो हमने देखा कि झारखंड का भूगोल सिर्फ चट्टानों का ढेर नहीं, बल्कि अरबों साल की घटनाओं की एक जीती जागती कहानी है। बिल्कुल। हर एक भूगर्भीय घटना ने मिलकर आज के झारखंड को गढ़ा है। अगर आपको ये भूगर्भिक संरचना का पूरा डिटेल लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।